Okay, so let's start with the Indian financial system. आप लोग कुमार प्रकाशनी फॉलो कर रहे हो? Yes. Yes, ma'am. Okay, okay, fine. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ओके। सो देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल है, तो सबसे पहले तो हम लोग वो सारे सॉल्व कर देंगे। सारे जो भी आईएमपीज है वो मैं भेज भी दूंगी आपको कि कौन से आईएमपीज वगैरह है। सो मोस्ट प्रोबेबली देखो, चैप्टर नंबर 1 है आपका जो डेट इज मोस्टली ग्रोथ and regulation of Indian financial system। मतलब it's all about the overview of Indian financial, कि हमारे इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। तो मैं एक एक चीज के ऊपर बात करती जाऊंगी, ओवरव्यू देती जाऊंगी मैं आपको। इन फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को अगर हम क्लब करेंगे ना तो अपने को फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। तो दैट इज इंडियन फाइनेंशियल। मेन हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कोई गवर्नमेंट ये वो सब नहीं चलाता है, राइट। यहाँ पर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जो पूरा रेगुलेट करती है, पूरा फ्रेमवर्किंग डिसाइड करती है अलग अलग तरीके से। जैसे बैंकिंग सेक्टर कोई और करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट, आप स्टॉक मार्केट आप देखोगे तो सेबी करता है उसको रेगुलेट। आप इंश्योरेंस देखोगे, इंश्योरेंस मार्केट को देखोगे तो वो पूरा IRDA, that is Insurance Regulatory Authority of India, that is IRDA, वो रेगुलेट कर रहा है। तो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है उनको सौंपा गया है पूरा का पूरा काम करने का, ठीक है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आप लोग पहले सेमेस्टर्स में मार्केटिंग पढ़ के आए हो, HR पढ़ के आए हो, राइट। ये सब चीजें पढ़ लिया आपने। पूरा यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम वो नहीं बताया है कि आपके जो 12th स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट में था, यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में कैसा फाइनेंशियल सिस्टम चलता है वो पूरा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सबसे बड़ी चीज तो ये आती है कि फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा काम आता है कि पब्लिक की जो सेविंग्स है, राइट, उस सेविंग्स को किस तरीके से यूटिलाइज करे ताकि ऑप्टिमम से ऑप्टिमम बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो दैट इज द मेन रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल। एलोकेशन कैसे करना है फंड्स का, अगर देखो जनरली तो क्या होता है, क्योंकि पैसा कभी भी किसी के जेब में रहता नहीं है, उसका काम है गोल 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 घूमने का। क्योंकि अगर सर्कुलेशन फ्लो का नहीं होगा, ये इसका मनी का फ्लो नहीं होगा, मोबिलिटी नहीं रहेगी मनी की, तो पैसा क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे यही काम करता है कि किस तरीके से अलोकेशन करना है, किस तरीके से जो सेवर्स है, जो भी सोसाइटी में सेवर्स है, वो सेवर्स से किस तरीके से जो नीडर्स, जिसको सीकर्स है, जिनको पैसा चाहिए, वहां तक कैसे पहुंचाना है। तो वो उसके बीच में इंटरमीडिएटरीज आएगी, ऐसी काफी इंस्टीट्यूशंस आएगी, ऐसे मार्केट्स डेवलप किए गए हैं, ठीक है। सो ऐसे क्लबिंग करके हम लोगों को मिलता है एक वर्ड, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे आईएमपी यहाँ पे मैं बता दूं आपको, तो मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। ओवरव्यू में ले लेती हूँ पूरा, एक चलिए। सो ये आई थिंक सो लाइट आ रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्लियर है, दिख रहा है सभी को, एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आई थिंक थोड़ा सा ब्लर होगा बट इतना दिखेगा, ठीक है, नॉर्मली। चलो, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन हिस्सों में। आपका पेज नंबर आ जाता है, पेज नंबर आपके बुक के अंदर 5 पेज नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा छोटा चार्ट है, लेकिन एक्चुअली आप देखने जाओगे तो बहुत बड़ा आ जाता है। वो मैं थोड़ा धीरे धीरे आपको बता दे रहूंगी। तो सबसे पहला आ जाता है दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट। क्या है? फाइनेंशियल मार्केट, ओके। फिर आ जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज,
एंड द थर्ड वन दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक और आता है दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज, बट वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में दिया हुआ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो अब फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। जनरली मार्केट क्या होता है, मार्केट एक जगह होती है जहां पे बोरोवर्स और लेंडर्स जो है वो आपस में मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं क्या, पैसा। ठीक है, लेंडिंग किया जाता है बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में, तो जनरली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई ना कोई वहां पे रेगुलेशन कर रहा हो, वो मार्केट। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट आपने सुना होगा कि काफी घरों में या फिर ये घर में बैठ के लॉटरीज चलाते हैं या वीसी चलाते हैं, या फिर ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के लिए किसी से पैसा ले लिया कर लिया। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कोई भी ऊपर अथॉरिटी रेगुलेटरी नहीं होगा। ऑर्गेनाइज्ड में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऑर्गेनाइज्ड में मैं बोल दूं कि कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट दो पार्ट्स आते हैं। आते हैं कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इसको डिटेल डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्योंकि these two markets are very important, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। मतलब काट साट के मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए आपको अगर पैसा चाहिए तो यहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज जो हम लोग बोलते हैं वो यहाँ पे इशू की जाती है with the help of bank, with the help of depositories, with the help of stock exchange, that is a BSE, NSE। ये सब चीजें यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा किसके अंदर, कैपिटल मार्केट। और ये पूरा कैपिटल मार्केट के ऊपर जो रेगुलेशन करता है वो करता है सेबी, तो दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने सुना ही होगा, आई थिंक सो, यस और नो, सेबी सुना है ना? Yes, मैम। मनी मार्केट, देखो कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सिक्योरिटीज चाहिए तो हम लोग जाते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। अगर हम लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए मींस लेस देन 1 ईयर, 1 साल से भी कम के लिए अगर हम लोगों को सिक्योरिटीज चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, मनी चाहिए, फाइनेंस चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग ऑप्ट करते हैं मनी मार्केट। तो मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो करता है आरबीआई। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। मतलब जनरली यहाँ पे जो मीडिएटर्स होंगे वो कौन होगा, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इवन कंपनीज भी यहाँ पे आती है, लेकिन यहाँ पे लेस देन 1, मतलब मनी मार्केट जो हम लोग जानते हैं ना वो कैसे जानते हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए अगर हम लोगों को वैसा चाहिए तो मनी मार्केट, और अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर, सिक्योरिटीज एंड ऑल, ये सब कुछ इशू किया जाएगा। इसको कंट्रोल कौन करता है, सेबी। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि कैपिटल मार्केट मींस लॉन्ग टर्म पीरियड, मनी मार्केट मींस शॉर्ट टर्म पीरियड। इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, इसको रेगुलेट करता है सेबी। मतलब ये दोनों पार्ट्स किसके हैं, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ऊपर इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट कर सके। बट अनऑर्गेनाइज्ड में आपने सुना होगा जो कैसे मनी लेंडर्स हुआ करते थे पहले के टाइम पे, देन श्रॉफ्स एंड ऑल हुआ करते हैं, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कोई रेगुलेशन नहीं रहता है, या लोग वीसी चलाते हैं मार्केट में। आपके पापा वगैरह ऐसे मार्केट्स में ऐसा चलता है, मतलब वो खुद में ही आपस में ग्रुप बनाकर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते, फाइनेंसिंग का काम करते हैं। तो वो सब जो चीजें होती है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेटरी नहीं, ठीक है। तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा आपको, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिर आपको फॉरेक्स मार्केट भी दिया हुआ है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कौन सा मार्केट दिया हुआ है इसी के साथ में? फॉरेक्स मार्केट। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं किया इतना ज्यादा, एंड क्रेडिट मार्केट के रिलेटेड भी कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके पूरे बुक के अंदर नहीं किया। ओके, नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका, इसका डिटेलिंग करेंगे हाँ हम लोग, इसके बाद में कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को ही पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लूंगी, क्योंकि आगे के जो फर्दर चैप्टर्स है उसके अंदर आपको यही पढ़ना है पूरा। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, तो इंटरमीडिएटरीज में देखो सेबी आएगा, फिर इरडा आएगा, आरबीआई आएगा, कमर्शियल बैंक्स आएंगी, तो ये सब इंटरमीडिएटरीज ही है ना। फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज आएंगी, फिर इवन डिपोजिटरीज आएंगी, इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएटरीज है जो काम करती है फाइनेंसिंग का, बीच वाला काम जिनका होता है ना, मीडिएटर्स जो होते हैं इंटरमीडिएटर्स, यहाँ से वहां। क्योंकि देखो एक जनरल सी बात बताऊं, मैं बैंक का ही एग्जांपल ले लूं। बैंक क्या करती है, बैंक में क्या होता है जनरली, लोग डिपॉजिट करते हैं अपनी सेविंग्स को, और बैंक क्या करती है उसी को मार्केट में या तो लोन प्रोवाइड करती है, और यहाँ तो कहीं ना कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। तो क्या कर रही है बैंक, जो सेवर्स है वहां से पैसा उठाकर सीकर्स के पास पहुंचाने का काम कर रही है ना। तो ये सब इंटरमीडिएटरीज है सबकी सब मोस्टली। फिर आ जाते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इसमें मैं दो पार्ट्स कर देती हूँ, कैपिटल मार्केट के और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों अलग अलग है। तो अगर कैपिटल मार्केट के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कैपिटल मार्केट के अंदर। दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट के बारे में बात करूं तो मनी मार्केट के अंदर है 5 इंस्ट्रूमेंट। कितने इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के अंदर? 5 इंस्ट्रूमेंट्स। पहला आता है कमर्शियल बिल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीबी, सीबी, ठीक है। फिर आता है कमर्शियल पेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपी। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दैट इज कैन बी कॉल्ड एज अ सीओडी, शॉर्ट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ट्रेजरी बिल, टीबी, और एक आता है कॉल मनी मार्केट, सीएम। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीएम, ठीक है। कॉल मनी मार्केट, ये 5 चीजें यहाँ पे आएगी। कमर्शियल बिल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीबी, कमर्शियल पेपर सीपी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीओडी, ट्रेजरी बिल्स टीबी, कॉल मनी मार्केट सीएम, ठीक है। तो ये 5 चीजें ही आती है मनी मार्केट, और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जितने भी चीजें हैं, वो क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए, मींस लेस देन 1 ईयर के लिए। जैसे आप लोगों ने फिक्स डिपॉजिट सुना है ना, बैंक में फिक्स डिपॉजिट एफडी करवाते हैं हम लोग, है ना। सेम एज इट इज आएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे आपको एफडी आप करवाने जाते हो तो आपको रिसिप्ट देते हैं ना, उसके बदले में क्या एक प्रूफ रहता है ना आपके पास कि आपने ना बैंक में अब 20,000 रुपए रखवाए, 30,000 रखवाए 1 साल के लिए, ठीक है। और फिर रिन्यू करवाते आओगे आप। लेकिन पीरियड क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट का ज्यादा हो सकता है,
लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो रहता है वो लेस देन 1 ईयर ही रहता है, ठीक है। थोड़ा खाली चेंज है उसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में और फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है। और कमर्शियल पेपर इज न्यू फॉर यू, ट्रेजरी बिल्स इज आल्सो न्यू फॉर यू। कमर्शियल बिल्स भी आपने सुना है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब आपको पता होगा ये चीज। एंड कॉल मनी मार्केट के रिलेटेड भी आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको पता होगी, बाकी 2 चीजें नहीं है। अब ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर आ जाता है 4। अगर आप बुक खोल के देखोगे तो आपका चैप्टर नंबर 4 जो है, आप पीछे देखो, दैट इज फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अंदर आपको यही नाम देखने को मिलेंगे, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, पूरा का पूरा वही है। इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, हाँ मैंने डिबेंचर्स यहाँ पे नहीं लिखा, डिबेंचर्स भी आएगा, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 4 आ जाता है आपका। इंटरमीडिएटरीज में आपको एक्सप्लेन किया है कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये आपका पूरा आ जाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, डिटेल एक्सप्लेनेशन। कमर्शियल बैंक्स क्या होती है, ये तो जनरली आपको पता है कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स, मार्केट में लैंडिंग करती है, और भी बहुत सारे फंक्शन है उसके। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस में ही मराइन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस। सो everything is in detail in chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप क्या पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप पूरा यही पढ़ोगे, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, वो चीज पढ़ोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे। फिर उसी के बारे में और ज्यादा डिटेल क्या है कि भाई अगर शेयर इशू करते हैं हम लोग, तो से फॉर एग्जांपल कैसे शेयर इशू किया जाता है, और फॉर एग्जांपल उसका पब्लिक इशू कैसे होता है, उसका प्रोसीजर कैसे होता है इशू करने का, व्हाट इज बीएससी, व्हाट इज एनएससी, उनके काम क्या होते हैं, एवरीथिंग इज इन डिटेल, ठीक है। So capital market is generally divided into 2 markets, that is a primary market and secondary market. तो 2 मार्केट आते हैं इसके अंदर, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जब नई कंपनी अभी अभी मार्केट में आई हुई है और उसने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया हो मार्केट के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। न्यू इशू जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई कंपनी अभी अभी मार्केट में आई हो और उसने नया इशू किया हो, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। पूरा 1992 हर्षित मेहता का स्कैम, राइट, वो जो करता है ना ट्रेडिंग करना, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मार्केट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स लिस्ट किए हुए हैं, जो रजिस्टर्ड है शेयर्स, उनका परचेजिंग सेलिंग करना, वो आता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। सेकेंडरी मार्केट के अंदर किया क्या जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी इतनी अच्छी मूवी इसकी बनाई हुई है, वेब सीरीज बनाई हुई है हर्षद मेहता। अगर आप ये हर्षद मेहता स्कैम 1992 देखोगे ना, तो ये फाइनेंशियल मार्केट है ना, दिमाग के अंदर घुसेगा कि हाँ भाई कैसे प्रैक्टिकली होता है। बीएसई दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता है। तो पुराने मुंबई में किस तरीके से ट्रेडिंग होती थी और आजकल किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, आपको पता है। आजकल पेपर नहीं चलता है, आजकल डीमेट आ चुका है, डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, और इतने सारे एप्लीकेशंस एंड ऑल सब कुछ आ चुके हैं। मनी कंट्रोल ऐप है, फिर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिससे आप घर बैठे शेयर ट्रेडिंग का आप शेयर्स का ट्रेडिंग कर सकते हो इजीली इन मैनर, राइट। So this is all about the Indian national market. So first chapter में आपको just यही बताया कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या है।
ये सारे आपको चार्ट दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशंस किए हुए हैं। और सेबी, आरबीआई क्या करती है, सेबी क्या करता है, इरडा क्या करती है, इन सब के बारे में ही सारी चीजें बताई हुई है। So that's it. That is actually the overall view of your chapter. That is, sorry, book, पूरी बुक का ही ओवरव्यू है, that is Indian financial system. ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. So clear everyone? Yes. Yes, ma'am. So हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी. एक जनरल ओवरव्यू दिया ताकि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ना है आपको. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. पेज नंबर निकाल सकते हो. एक सेकेंड. हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. इसका डिफरेंस बहुत आईएमपी है. हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का ये बहुत बार पूछा जाता है. आई थिंक सो मेरे बुक में शायद हो या नहीं हो. आप देखो तो सेकंड चैप्टर आपका जैसे ही पूरा होता है ना, उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है क्या कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस बिटवीन. जरा देख लेना तो. है आप लोगों के बुक में? क्योंकि कोई बुक में है, कुमार प्रकाशन के थोड़े बहुत इसके एडिशंस चेंज होते रहते हैं ना, तो किसी में होता है किसी में नहीं होता है. थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है कुमार प्रकाशन. चलिए कोई बात नहीं, हम लोग खुद लिखेंगे. कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस है. हाँ, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट है मैम. यूनिट 2 में चैप्टर 3 में है. चैप्टर 2 के लास्ट वाले उसमें होगा. हाँ मैम, लास्ट चैप्टर में उसके 1112 पेज नंबर 3 नंबर होगा 112. एकदम इसमें. तो सबसे पहली पॉइंट कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में ये आती है कि कैपिटल मार्केट इज फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड एंड मनी मार्केट इज फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड. ठीक है. दूसरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये आता है कि कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये सारे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सब. और मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो 5, सीबी, सीपी, सीओडी, डीबी, सीएम, ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स है उसके. सेकेंड पॉइंट हो गई. तीसरी पॉइंट आती है कि कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. बट मनी मार्केट इज एक्चुअली उसका कोई इतना बाइफर्केशन नहीं है, इतना कोई डिटेलिंग नहीं है, तो उसमें लिखेंगे हम लोग नो टाइप, कोई टाइप नहीं है. और फिर आ जाती है बात कि कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी एंड मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. ठीक है. ये है ना, ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है ना पूरा, ये चार्ट मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर भेज दूंगी ताकि आप लोगों को कभी भी ओवरव्यू करना हो तो कर सकते हो आसानी से चैप्टर रिलेटेड. एक बार खाली ऊपर से ओवरव्यू देख के जाओगे ना तो भी आपको आइडिया आ जाएगा इसके रिलेटेड. ठीक है. तो इतनी पॉइंट्स हो गई हमारी, 5 से 6 पॉइंट्स हो गई. और ये आपसे कैपिटल और मनी मार्केट का डिफरेंस बिटवीन 4 या 5 मार्क में पूछ सकते, ज्यादा से ज्यादा और तो मार्क्स आएंगे. और एक चीज आएगी, दोनों में लिख सकते हैं हम लोग कि लिक्विडिटी कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश. यहाँ पे भी जितने इंस्ट्रूमेंट्स है इसके मनी मार्केट के, वो भी इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में. और इक्विटी शेयर्स में हाँ, अगर कंपैरिजन करने बैठे ना तो मनी मार्केट में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि लेस देन 1 ईयर है तो फटाफट से लिक्विडेट हो सकता है. और कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है. ठीक है. और अगर मेरे को डिफरेंस बनाना हो तो मैम 194 पेज में. मेरे बुक में नहीं दिया हुआ है, मेरे पास जो एडिशन है ना उसमें मैंने देखा, उसमें नहीं है. कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है, ऐसा है. बट है ना, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, आप इसको फॉलो कर सकते हो. देखो पेज नंबर आप आ जाओगे ना, अगर ये 46 पे नहीं, 46 पे नहीं, इस पे आ जाओ. हाँ, 38 पेज पे सेकंड यूनिट का जो स्टार्टिंग हो रही है ना,
तो उसमें मनी मार्केट की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट बताया है। सेम एज इट इज आप उसका चैप्टर नंबर 2 देखोगे ना, तो आपको प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट देखने को मिलेगा। सो देखो इसके अंदर लिखा हुआ ही है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए मनी मार्केट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड है। और यहाँ पे ब्रोकर्स आ भी सकते, ब्रोकर्स नहीं भी आ सकते, इसमें इतना ज्यादा ब्रोकर नहीं होता है। कैपिटल मार्केट में आपने जनरली देखा होगा कि ब्रोकर्स विद द हेल्प, क्योंकि अगर शेयर मार्केट का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स आप ट्रेडिंग कर सकते हो मार्केट में, या शेयर्स परचेज कर सकते हो, या म्यूचुअल फंड कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ब्रोकर्स यहाँ पे आ भी सकते हैं, मनी मार्केट में नहीं भी आ सकते, ठीक है। सो इधर लिक्विडेटेड ही है एकदम, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लो। यहाँ पे कैपिटल मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर इश्यू करना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके लिए बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर प्लेयर्स ऑफ मार्केट कौन से हैं, तो प्लेयर्स ऑफ मार्केट आप बता सकते हो यहाँ पे मनी मार्केट में म्यूचुअल फंड कंपनीज है, देन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक्स है, मोस्टली बैंक्स यहाँ पे मनी मार्केट में, क्योंकि पूरा का पूरा आरबीआई कंट्रोल कर रहा है ना, तो कमर्शियल बैंक्स तो आएगी इसके अंदर, ठीक है। और लेस रिस्की ऑफ कोर्स, ये शॉर्ट पीरियड के लिए इस वजह से लेस रिस्की, और कैपिटल मार्केट में हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ इसका जो रिस्क है, रिस्क इज मोर, ऐसा हम लोग डिफरेंस बिटवीन बना सकते हैं। तो 7 से 8 पॉइंट आपकी आराम से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की बन जाएगी, आराम से। इट्स सो डैम इजी, ठीक है, क्लियर? कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, Yes, ma'am. ओके फाइन, ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि आपका जो यूनिट 1 का ही चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज ये आरबीआई और सेबी के बारे में बताया हुआ है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आरबीआई, मैं आरबीआई का बारे में बताऊंगी। ये है आपका पेज नंबर, आई थिंक तो 23 आपके बुक में हो, मेरी बुक में 23 पेज नंबर दिखा रहा है, ठीक है। सो आरबीआई क्या है? कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज आरबीआई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई? आप लोग पढ़ के आए हो इतना सारा 12th स्टैंडर्ड वगैरह में। Banker of all the banks. यस, बैंकर ऑफ ऑल द बैंक्स, सारे बैंक की बाप कौन? दैट इज आरबीआई। मैं तो इसी तरीके से बोलती हूँ, Who बैंकर ऑफ regulates ऑल bank बैंक्स। notes and हाँ, करेंसी इशू, करेंसी कौन इशू कर रहा है भाई? दैट इज आरबीआई, यस ऑफ कोर्स। और काम क्या करता है? Monetary security. मॉनेटरी सिक्योरिटी, यस। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी आरबीआई का ही काम है। पूरा का गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस है एंड ऑल है, वो पूरा हैंडल आउट कौन करता है? आरबीआई हैंडल आउट करता है। फॉरेन रिजर्व्स कौन रखता है? हम अपने जेब में लेके घूमते डॉलर्स एंड ऑल, नहीं, बताओ। फॉरेन रिजर्व्स कौन रखता है? फॉरेन RBI. RBI आरबीआई के पास ही कस्टडी है, कस्टडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो उसी के पास है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कस्टडी, रखने का हक किसके पास है? सो वो आरबीआई के पास ही है, ठीक है। एंड व्हाट इज द गोल ऑफ आरबीआई? क्या है? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई? कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन? यार और फाइनेंशियल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सप्लाई ऑफ मनी को कैसे मैनेज करना है, बैंक्स के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, रेगुलेशन डालना है, बैंकिंग सेक्टर को किस तरीके से एक्सपेंशन करना है। तो ये सब चीजें आप अपना बना के भी लिख सकते हो, और कॉलेज में तो यार अपना बना के ही लिखना है अपने को, कौन सा हम लोग पूरा बुक में से पढ़ते रहेंगे। सो मैं एक बार खाली डिफाइन पढ़ लेती हूँ रिजर्व बैंक की। सो दैट इज एपेक्स बैंक, जिसको कहा जाता है। रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश कब हुई थी? विच ईयर? 1934। दैट इज द आरबीआई एक्ट, ठीक है। आरबीआई एक्ट बना था, एक्ट। हाँ। 1935 में एस्टैब्लिश हुई थी आरबीआई। नेशनलाइज्ड कब हुई थी आरबीआई?
Which year? Nationalized in? Tell me, फटाफट। ये सब पढ़ते हुए आए हो यार आप लोग। 1949 आरबीआई नेशनलाइज्ड, ठीक है। सो ये सब चीजें ना अपनी एड ऑन कर सकते हो उसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर। So to regulate the issue of the bank notes and keeping the reserves with the view to securing monetary stability in India and generates to operate the currency and the credit system of a country to its advantage. सब आ गया इसके अंदर। बैंक नोट्स को इशू करना, रिजर्व्स को रखना संभाल के, मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखना, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना, मींस करेंसी को ऑपरेटिंग करना, क्रेडिट सिस्टम के भाई बैंक्स बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा का फ्लो नहीं कर दे और बहुत कम फ्लो भी नहीं होना चाहिए, तो उसको बैलेंसिंग करना, दैट इज अ क्रेडिट सिस्टम। सो ये सारे काम किसके हैं? दैट इज द रोल ऑफ आरबीआई, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, ठीक है। सो हर एक कंट्री में एपेक्स बैंक होती है एंड हमारे कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है जिसको कहा जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका की आप देख लोगे तो डेट इज अ फेडरल रिजर्व सिस्टम, उधर की सेंट्रल बैंक वही है। सो यहाँ पे कुछ फंक्शंस आ जाते हैं कि हाँ सॉरी ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला यही दिया हुआ है टू एनकरेज मोनेटाइजेशन, किस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी, किस तरीके से मतलब गैप फिल करना है कि अगर इकोनॉमी में पैसा कम है तो फ्लो करवाओ, अगर पैसा बहुत ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन हो गया है, बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा हो गया है तो खींचो पैसा। सो दैट इज एक्चुअली द रोल ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी इंटीग्रेशन करना, क्रेडिट गैप्स को फिल करना, ठीक है, लोगों को जरूरत है तो पहुंचाने का काम करना है। जैसे अभी लॉकडाउनिंग हो गया, राइट, लॉकडाउनिंग में सारे बिजनेस क्लोज डाउनिंग थे तो पूरी इकोनॉमी एकदम डाउन थी, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया क्योंकि लोग अपनी सेविंग्स में से चल रहे थे। तो अब क्या करेगी आरबीआई? आरबीआई काम करवाएगी, लोन प्रोवाइड करवाएगी, ज्यादा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएगी ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है अभी। तो बोला था ना अभी आत्मनिर्भर भारत की आप लोगों ने अगर स्पीच सुनी हो तो उसके अंदर ये चीज बोली थी कि लोगों को, बिजनेस को लोन दिया जाएगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या कर रही है ये? सप्लाई ऑफ मनी का फ्लो बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये सब काम करती है। देन टू मैनेज द करेंसी, रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को भी रेगुलेट करना इसी का काम है। क्योंकि देखो फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो गया, अगर इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो गया, दैट इज ऑल्सो हमारी जो वो क्या बोलते हैं अपने एक्सचेंज वैल्यू है ना हमारा, जो कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज 72 रुपीज एंड ऑल, तो उसको मैनेज जो करना है ना कि कब डिमांड ज्यादा करना है फॉरेन एक्सचेंज का, कब डिमांड कम करना है अपने को फॉरेन एक्सचेंज का, उसको भी आरबीआई मैनेज करती है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिमांड कर दिया ना हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज का, तो हमारे कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है ना वो डाउन हो जाएगी, समझे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूएस डॉलर को ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट भी आरबीआई करती है। फिर आ जाता है टू इंस्टीट्यूशनलाइज सेविंग्स थ्रू प्रमोशंस ऑफ द बैंकिंग हैबिट। जैसे आप लोगों ने देखा जनधन योजना एस्टेब्लिश की गई, निकाली गई 2014 में। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने उसी वक्त, जब उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस की स्पीच दी थी ना, उस वक्त उन्होंने बताया था जनधन योजना के बारे में कि ताकि लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट हो सके, बैंकिंग अवेयरनेस हो सके। क्योंकि आपको पता है लोग बहुत ज्यादा घपले करते हैं, राइट। तो इसी वजह से डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, जनधन योजना, ये सब जो एस्टेब्लिश की गई है ना, वो इसी वजह से की गई है कि ताकि लोगों में बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग हैबिट, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो भी बैंक अकाउंट ओपन करवाए विद जीरो बैलेंस, वही था ना जनधन योजना हमारा। तो उसको कैसे मैनेज करना है, लोगों में किस तरीके से प्रमोशनल इफेक्ट लाना है, बैंकिंग हैबिट ग्रो करनी है लोगों में, वो सारा काम भी आरबीआई करता है। फिर टू लिमिट अप अ साउंड एंड एडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर। सो बैंकिंग को कंट्रोल करना कि बैंक सारा का सारा लोन नहीं दे दे भाई, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा आता है ना वो पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक के पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो सारा का सारा लोन दे देगी तो बेचारे जो सेविंग्स जिन्होंने रखवाई है वो कभी भी मांगने आ जाए अपना पैसा तो क्या करेंगे,
तो आरबीआई क्या है, इसके रिलेटेड कुछ पॉलिसीज निकालती है, तो उसके रिलेटेड ही यहाँ पे बात की है कि क्रेडिट स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करना है। और बैंकिंग, एक कभी भी से फॉर एग्जांपल किसी बैंक, कोई बैंक लिक्विडेट हो जाती है, किसके पास पैसा नहीं है या कुछ है, तो अगर बैंक को पैसा चाहिए तो भी आरबीआई प्रोवाइड करेगा ना उसको, ताकि साउंड रहे बैंक। फिर है क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, सो दैट इज अ वन बैंक, कैन बी कॉल्ड एज अ नाबार्ड बैंक, खेती बैंक, the regional rural banks. There are many banks established for the agriculture and allied activities, and that all banks का जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, कर रहा है, उनके ऊपर रेगुलेशन डाल रहा है, वो आरबीआई। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, मार्केटिंग का नॉलेज देना, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। फिर सबसे बड़ा काम, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। आप लोगों ने सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी, भाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है ताकि प्राइस को स्टेबल कर सके। भाई कभी ज्यादा प्राइस हो जाता है मार्केट में, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा प्राइसेस कम हो जाते हैं किसी प्रोडक्ट्स के, या बहुत ऐसा हो जाता है। तो मतलब इन शॉर्ट में बोलो ना, तो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करना, तो प्राइसेस को स्टेबल रखना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके कंट्री का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, जीडीपी हमारी बढ़ सके अच्छे से। सो टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। फिर है टू एस्टैब्लिश और एनकरेज द सेवरल स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से एनकरेज करना है, क्योंकि देखो खाली बैंक्स नहीं है, आजकल बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लोन देने का काम करती है, शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे सब बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ऐसे लोन देती है, करती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को। तो ऐसी बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी जो कंट्रोलिंग करना है, तो उनको एनकरेज करना कि हाँ भाई तुम लोग और ज्यादा करो, प्रमोट, क्योंकि जितना सर्कुलेशन होगा ना पैसों का, उतना ही क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकेगा कंट्री का, क्योंकि सर्कुलेट होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लास्ट बताया टू फाइनेंस द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट बोलेगी लाओ आरबीआई को, लाओ पैसा लाओ भाई, इतना लाओ, बजट मैनेज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक्टिविटी करनी है, सैलरीज देनी है, करनी है, तो ओवरऑल बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज आरबीआई। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं आरबीआई के। और इसके बाद फंक्शंस दिए हुए हैं आरबीआई के, है ना, फंक्शंस। हाँ, इशू लीगल मनी, सो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो ओवरव्यू, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डिटेलिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मीनिंग ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो ये चीजें, तीन चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।